इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज ये हर मिनट 2 करोड़ रुपए कमाती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इस एम्पायर की शुरुआत धूप में खड़े होकर पेट्रोल भरने से हुई थी? ये कहानी है इंडिया के सबसे एम्बिशियस इंसान धीरू भाई अंबानी की। 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवड़ में एक स्कूल टीचर के घर धीरज लाल का जन्म हुआ। घर छोटा था, परिवार बड़ा, 7 लोगों का गुजारा 2 कमरों में होता था। लेकिन धीरू भाई की भूख, हंगर बहुत बड़ी थी। वो जानते थे कि अगर उन्हें किस्मत बदलनी है तो उन्हें इस मिट्टी से बाहर निकलना होगा। 16 साल की उम्र में जेब में सिर्फ सपने लेकर वो 2400 किलोमीटर दूर एडन चले गए। वहां उन्होंने एबेसेन कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी शुरू की। उनके इंटरव्यूअर ने नोटिस किया कि धीरू भाई के चलने का तरीका अलग था। उनके कदम भारी थे, उनके फुटफॉल्स में एक ऐसी तेजी थी जैसे उन्हें कहीं पहुंचना हो और वक्त बहुत कम हो। पेट्रोल पंप पर घंटों धूप में खड़े रहकर उन्होंने सिर्फ तेल नहीं भरा, बल्कि धंधे की बारीकियां सीखीं। 1950s के शुरुआत में धीरू भाई ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो किसी बड़े इकोनॉमिस्ट ने नहीं देखा। यमनी रियाल, वहां की करेंसी। धीरू भाई ने देखा कि रियाल के कॉइन में जो सिल्वर है उसकी मार्केट वैल्यू कॉइन की एक्सचेंज वैल्यू से ज्यादा है। उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने पूरे शहर से रियाल कॉइन्स इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें पिघलाया, मेल्टेड, और उस प्योर सिल्वर को लंदन के बुलियन डीलर्स को बेचना शुरू कर दिया। सोचिए, आप एक कॉइन 10 रुपए में खरीदते हैं और उसका सिल्वर 12 रुपए में बेचते हैं, सीधा 20% प्रॉफिट। जब तक सरकार को शक हुआ और उन्होंने ये रोका, तब तक धीरू भाई ने अपना पहला सीड कैपिटल बना लिया था। ये उनका पहला सिस्टम हैक था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर अमीर बनना है तो सिस्टम के लूप होल्स ढूंढने होंगे। 1958 में धीरू भाई इंडिया वापस आए। बॉम्बे में सिर्फ एक टेबल, एक फोन और 3 कुर्सियों के साथ शुरू हुई रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। उन्होंने देखा कि इंडिया में सिंथेटिक थ्रेड्स, पॉलिस्टर की भारी डिमांड थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पर बैन लगाया था। यहां धीरू भाई ने आरईपी लाइसेंसेस का खेल समझा। वो दूसरे एक्सपोर्टर्स से लाइसेंसेस खरीदते और पूरे इंडिया का इंपोर्ट कंट्रोल करने लगे। धंधे में उनका पार्टनर चंपकलाल रिस्क से डरता था। टिपिंग पॉइंट आया 1965 में। धीरू भाई ने पॉलिस्टर की ह्यूज इन्वेंट्री बिल्ड कर ली थी क्योंकि उन्हें पता था प्राइसेस बढ़ेंगे। चंपकलाल पैनिक कर गए और इन्वेंट्री बेचने का प्रेशर डाला। धीरू भाई ने वो सारा माल किसी और को नहीं बल्कि खुद को बेच दिया। जब प्राइसेस बढ़े तो धीरू भाई ने करोड़ों कमाए। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हुए और धीरू भाई ने लॉन्च किया अपना ब्रांड विमल। उन्होंने एडवर्टाइजिंग पर उस जमाने में 1 करोड़ रुपए खर्च किए। टैगलाइन थी ओनली विमल। ये ब्रांड सिर्फ कपड़ा नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया। 1982 में रिलायंस के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई। कोलकाता का एक पावरफुल बेयर कार्टेल रिलायंस के शेयर्स को गिराने की कोशिश कर रहा था। उनका प्लान था शॉर्ट सेलिंग। उन्होंने मार्केट से शेयर्स बोरो किए, उन्हें बेचा ताकि पैनिक क्रिएट हो और प्राइस क्रैश होने पर उन्हें सस्ते में वापस खरीद सकें। आधे घंटे में शेयर्स 131 से 121 पर आ गए। पूरी मार्केट में डर का माहौल था। लेकिन तभी वेस्ट एशिया से एक मिस्टीरियस ग्रुप एक्टिव हुआ। बेयर्स जितना बेचते, ये ग्रुप उतना ही खरीद लेता। ये एक फाइनेंशियल वॉर थी जो हफ्तों तक चली। 30 अप्रैल तक शेयर प्राइस क्रैश होने की बजाय 201 पर पहुंच गया। बेयर्स के पास बेचने को कुछ नहीं बचा और उन्हें मार्केट से महंगे शेयर्स खरीदकर रिटर्न करने पड़े। वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। अफवाह थी कि उन बायर्स के पीछे कोई और नहीं, खुद धीरू भाई की शेल कंपनीज थीं। इस विक्ट्री ने धीरू भाई को आम इन्वेस्टर्स का मसीहा बना दिया। धीरू भाई जानते थे कि इंडिया में धंधा करने के लिए पावर जरूरी है। लाइसेंस राज के उस दौर में उन्होंने हर पार्टी के नेताओं से रिश्ते बनाए। अलेजिडली उन्होंने सिस्टम को ऐसे मैनिपुलेट किया कि लॉज उनके बिजनेस के हिसाब से बनते थे। लेकिन हर हीरो का एक दुश्मन होता है, नुस्ली वाडिया, बॉम्बे डाइंग। वाडिया एक पुराने खानदानी अमीर परिवार से थे और धीरू भाई उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। दोनों के बीच ऐसी जंग चली जिसमें मीडिया और सरकार तक को घसीटा गया। धीरू भाई पर इल्जाम लगे कि उन्होंने डर्टी डजन जर्नलिस्ट्स को पे किया वाडिया के खिलाफ लिखने के लिए।
बदले में इंडियन एक्सप्रेस के ओनर रामनाथ गोइंका ने रिलायंस के स्कैम्स एक्सपोज करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को हायर किया। ये लीगल और मीडिया वॉर्स धीरूभाई की सेहत पर भारी पड़ी। 1986 में उन्हें एक मैसिव स्ट्रोक आया। उनका राइट साइड पैरालाइज हो गया, हाथ ट्विस्टेड हो गया। लोग कहने लगे कि धीरूभाई का एरा अब खत्म हो चुका है, लेकिन धीरूभाई अभी रुके नहीं थे। उनका सबसे बड़ा सपना भी बाकी था, ऑयल रिफाइनरी। धीरूभाई चाहते थे कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल निकालने से लेकर कपड़ा बनाने तक सब कुछ रिलायंस खुद करे। इसे धंधे की भाषा में कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जामनगर के बंजर रेगिस्तान में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का काम शुरू किया। काम आसान नहीं था। पतलगंगा फैक्ट्री में भयानक बाढ़ आई, हजारों करोड़ की मशीनरी मिट्टी में डूब गई। लोग कहने लगे कि प्रोजेक्ट 2 साल पीछे चला गया, लेकिन मुकेश अंबानी ने चार्ट संभाला और वर्कर्स की एक आर्मी ने वॉर फुटिंग पर काम करके सिर्फ 1 महीने में प्लांट वापस शुरू कर दिया। 2001 तक जामनगर रिफाइनरी इंडिया की 25% क्रूड ऑयल डिमांड अकेली पूरी कर रही थी। धीरूभाई ने रेगिस्तान में 1 लाख आम के पेड़ लगाकर मुगल अकबर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अप्रैल 2002 में धीरूभाई ने अपनी आखिरी शेयर होल्डर स्पीच दी। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि उन्होंने एडन में जो सपना देखा था, आज वो हकीकत बन गया है। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई ने अपनी आखिरी सांस ली। एक स्कूल टीचर के बेटे ने जीरो से शुरू करके इंडिया की सबसे बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी थी। उनका मंत्र आज भी हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक सीख है। Our dreams have to be bigger, our ambitions higher, our commitment deeper and our efforts greater। ये थी धीरूभाई अंबानी की दास्तान, एक ऐसा इंसान जिसने इंडिया को सपने देखना सिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी टाटा ग्रुप वाली डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें।